आजकल आपने कई जगहों पर देखा होगा कि लोग बालकनी में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं या बालकनी को सजाने की वीडियोस डालते हैं। कई सारे लोग बालकनी में पौधे लगाते हैं तो कई लोग बालकनी में कुर्सी टेबल लगाकर कई सारे बुक्स भी रखते हैं, जिनसे वो उस बालकनी में बैठकर अपने लिए कुछ सुकून का वक्त निकाल सके। क्योंकि आजकल शहरों में तो खुली हवा, पौधे, हरी भरी जगह दिखना ही बंद हो गए हैं। जहाँ देखो लोग बिल्डिंग्स बनाने में लगे हैं। ऐसा ही कुछ प्यार था कावेरी की छोटी बहू सिमरन को अपने घर की बालकनी से। तो आइए जानते हैं कैसा है इनका बालकनी लव। सिमरन बहू, तेरा पार्सल आया है। हाँ मम्मी जी, आई बस। अब क्या मंगवाया है तूने बहू? मम्मी जी, मैंने घर की बालकनी के लिए लाइट्स मंगवाई है। रात को जब ये चमकेंगी ना तो इतनी सुंदर लगेगी। अरे तू भी ना कुछ मंगवाती रहती है जब देखो बालकनी के लिए। अबे कुछ दिन पहले तो इतने सारे पौधे मंगवाए थे वहाँ रखने के लिए। आपको पता है ना मम्मी जी, मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा बालकनी ही पसंद है, इसलिए मैं उसे और अच्छे से सजाने की कोशिश करती हूँ। अरे इन सब फालतू चीज़ों पे खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं सिमरन। इन सब से क्या होगा तू बता। हम थोड़ी देर के लिए बालकनी में बैठते हैं सब, बाकी सारा दिन तो सब अपने कमरे में ही होते हैं ना। हाँ, पर जब वो थोड़ी देर हम वहाँ होते हैं तो कितना सुकून होता है, कितना मज़ा आता है उस बालकनी में। भाभी, वो भी तो सोचिए। अरे पर यहाँ पर झूला लगवाना, लाइट्स लगाना, पौधा रखना, इन सब में खर्चा कितना है। मैं तो कहती हूँ माँ जी, इस बालकनी को तुड़वा कर यहाँ एक कमरा बनवा लेते हैं और भी ज़्यादा जगह हो जाएगी। नहीं, ये आप क्या कह रही हैं भाभी? इतनी खूबसूरत बालकनी को क्यों तुड़वाना है? मैंने इतने प्यार से इसे सजाया है, इतनी अच्छी हवा और धूप आती है यहाँ से। अरे रूम होगा तो उसमें एसी भी लग जाएगी, वहाँ ठंडी हवा खा लेना। अरे भाभी, कुदरती हवा, धूप, पौधे, इन सब का सुकून कमरे में थोड़ी ना मिलता है। मम्मी जी, आप सोचिए कि एक और कमरा होगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। कोई भी मेहमान आए, कितना सारा सामान भी हम वहाँ रख सकते हैं। हाँ बड़ी बहू, बात तो तेरी सही है। तभी तो कह रही हूँ माँ जी कि इस बालकनी को तुड़वा कर यहाँ एक कमरा बनवा लेते हैं। इतनी बड़ी बालकनी है, इतना अच्छा कमरा बन जाएगा यहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये कभी भी नहीं करने दूंगी भाभी। सिमरन, अब तुम ना बचपना कर रही हो, बिन बात के तमाशा मत करो। आप बीच में पड़ रही है भाभी। मैं इस बालकनी को कुछ नहीं होने दूंगी और ना ही किसी को इसे तोड़ने दूंगी। अरे बस, अब तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। इस बात को यही रहने दो, जब कुछ करना होगा तब देखेंगे। कावेरी उस वक्त उन दोनों को चुप करवा देती है, लेकिन सिमरन और कविता के बीच अब इस बात की जंग छिड़ चुकी थी। कमरा या बालकनी, जिस पर अब दोनों एक दूसरे से हर बात पे टकरा रही थी। अरे मैं ये कह रहा था कि कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं घर पे। कब से बोल रहे थे पार्टी दे, तो मैंने सबको घर पर ही बुला लिया। हाँ सही किया, यहाँ सब लोग एंजॉय भी कर लेंगे अच्छे से। हाँ, मैं सबके लिए अच्छे से नाश्ता भी बना दूंगी, पर एक बात की प्रॉब्लम है। वो क्या? मैं ये सोच रही थी कि काश हमारे पास एक एक्स्ट्रा कमरा होता, तो ऐसे मेहमानों के आने से या आपके दोस्तों के लिए भी एक अलग से कमरा हो जाता, जहाँ आप लोग अलग से बैठकर पार्टी कर पाते। हाँ, ये बात तो सही कही तुमने कविता। तभी तो मैं कह रही हूँ कि उस बालकनी को तुड़वा कर वहाँ एक कमरा बनवा लेते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। घर में सबके लिए आसानी हो जाएगी और कभी कोई आए भी तो उस कमरे में बैठकर आराम से एंजॉय भी कर सकता है। भैया, आपके दोस्त आए ना तो उन्हें रात को इस बालकनी में बिठाइएगा। वहाँ मैंने इतनी चमकीली लाइट्स, पौधे, फूल और झूला भी लगाया है। आपके फोटोज़ भी अच्छे आएंगे और आपको किसी कैफ़े में बैठे हो ऐसा लगेगा। अरे वाह, ये बात तो बहुत सही है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है भैया। आपके दोस्तों को पार्टी की पार्टी भी लगेगी और आपके फोटोज़ भी अच्छे आएंगे। अरे वाह सिमरन, ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया तुमने। सच में उस बालकनी में बैठ के तो सबको कैफ़े वाली फीलिंग ही आएगी। तभी तो मैं कह रही हूँ भैया, बालकनी घर की सबसे खूबसूरत जगह है। इसे तुड़वाने से घर की खूबसूरती भी चली जाएगी। घर की खूबसूरती कमरा बनने से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अरे घर में एक कमरा बढ़ जाने से इस घर की कीमत भी बढ़ जाएगी। ये भी तो सोचो, और भी ज़्यादा मुनाफा होगा। हाँ, हमारे पास वाले शर्मा जी नहीं है, उनके बेटे ने बस एक कमरा ज़्यादा क्या बनवा लिया। अब उन्हें उनके घर के 5 लाख ज़्यादा मिल रहे हैं। बोलो, देखा, बालकनी से कुछ नहीं होने वाला।
एक कमरा ज़्यादा होगा तो इसका फ़ायदा हमें ही मिलेगा। हाँ ये बात तो है भैया, एक कमरा बढ़ जाने से घर की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात तो बिल्कुल पते की है। राज, तेरा क्या कहना है? बालकनी को तुड़वा कर एक कमरा बनवा लेते हैं? हाँ भैया, मुझे भी ये आइडिया सही लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बालकनी तुड़वा देंगे तो ना हवा अच्छी आ पाएगी घर में, ना धूप। अरे क्या ज़रूरत है बालकनी तुड़वाने की? अरे सिमरन, बालकनी नहीं होगी तो क्या हुआ, खिड़कियाँ तो होंगी ना। तुम सोचो कितनी कीमत बढ़ जाएगी इससे घर की। और सुकून चला जाएगा, उसका क्या? हम सब यहाँ बैठकर बातें करते हैं, खेलते हैं, फोटोज़ लेते हैं, उसके बारे में भी तो सोचो। हम ये सब बाहर जाकर भी तो कर सकते हैं। सिमरन, बात को समझो, बेकार की जिद मत करो। अब मेरे हिसाब से तो भाभी सही कह रही हैं। सिमरन, एक बालकनी की वजह से हम लाखों का नुकसान नहीं कर सकते। तुम समझ रही हो ना बात को? और वैसे भी बालकनी ना होने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो अब है सो है, इसलिए बेकार की बहस मत करो। आप पैसों के नुकसान को देख रहे हो, सेहत के नुकसान का क्या? ताज़ी हवा आती है बालकनी से, धूप आती है, हम बारिश को देख सकते हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं। हम सब रात को वहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं और रोज़ वहाँ बैठकर चाय पीते हैं, फ़ोटोज़ निकालते हैं। हम कितनी सारी यादें बनाते हैं उस बालकनी में। क्या वो सब हम पैसों से खरीद पाएंगे? सिमरन की बात भी गलत तो नहीं है। कमरा बन जाने से हवा, धूप, बारिश ये सब भी बंद हो जाएगा। अब क्या करे भैया, बात तो दोनों की सही है। उलझन में डाल दिया है दोनों ने, और जब तक ये बात सुलझ नहीं जाती दोनों इसी तरह लड़ती रहेंगे। एक काम करता है, सब लोग इस बारे में सोचते हैं, देखते हैं शायद किसी के पास कुछ आइडिया आ जाए। मैं तो अब भी यही कहूँगी कि ये बालकनी तुड़वा दो, बहुत फ़ायदा होगा। और मैं भी यही कह रही हूँ, बालकनी तुड़वाने से बहुत नुकसान होगा। सुकून, ताज़ी हवा, धूप, बारिश, यादें सब चली जाएंगे। ठीक है, हमने कहा ना, हम दोनों इस बारे में सोचेंगे कि क्या करना है, फिर कोई फैसला लेंगे इसके बारे में। ठीक है। सिमरन और कविता के बीच बालकनी का मुद्दा सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहां कविता की बात भी सच थी कि एक कमरा बन जाने से उनके घर आने वाले मेहमानों को भी आसानी होगी और घर की कीमत भी बढ़ जाएगी, वहीं सिमरन भी अपनी जगह सही थी कि घर में बालकनी होना भी ज़रूरी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अगले दिन सुबह सब लोग बालकनी में बैठकर ही चाय के साथ इस बात पर चर्चा कर रहे थे। देखो कितनी अच्छी और बड़ी जगह है, कमरा भी अच्छा बन जाएगा, घर का कितना सामान भी यहाँ आ सकता है और मेहमान भी। और हाँ, यहाँ तो दुकान का भी थोड़ा बहुत माल सामान रख सकते हैं ना। फायदे वाली बात तो है। और ये जो हम अभी इतनी अच्छी धूप में बैठकर सब लोग साथ में ताज़ी हवा के साथ चाय पी रहे हैं, उसका क्या? फिर क्या एसी के कमरे में बैठ के चाय पियोगी? अरे ये दोनों अब मुझे बहुत उलझन में ला रही है, क्या करना चाहिए? तो भाई मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ये सब आपस में बात कर रहे थे कि वहीं उसी वक्त एक चिड़िया आती है जिसने अपना घोंसला उस बालकनी में बनाया हुआ था। वो बच्चों को दाना खिला रही थी और फिर उन्हें खिलाने के बाद वहीं छोड़कर चली गई। इस पर सब लोग उस चिड़िया की ओर देख रहे थे। नहीं, हम ये बालकनी नहीं तुड़वा सकते, बिल्कुल भी नहीं। इस चिड़िया ने ये सोचकर अपने बच्चों को छोड़ा है कि इस बालकनी में वो सुरक्षित रहेंगे। क्या होगा अगर हम ये बालकनी तुड़वा देंगे? अगर वो चिड़िया वापस आकर देखेगी कि उसका घर ही नहीं है यहाँ। नहीं, हमें ये बालकनी नहीं तुड़वानी। थैंक यू भाभी। नहीं सिमरन, थैंक यू मुझे तुम्हें कहना चाहिए। आजकल हम पैसों के पीछे इतना भागने लगे हैं कि हम ये भूल ही गए हैं कि हमारा कुदरत के साथ भी एक रिश्ता है जो हमें निभाना चाहिए। हम सब पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब की बातें तो करते हैं, जबकि हम खुद घर के आंगन को, बालकनी को महत्व देना भूल गए हैं। पेड़ पौधे, हवा, धूप, ये पंछी, ये सब हमारे कुदरत का हिस्सा है जिन्हें हम सबको महत्व देना चाहिए। और इसीलिए हमारी ये सुंदर सी बालकनी कभी नहीं टूटेगी। तो इसी बात पे बालकनी के साथ एक फोटो ले ले। शिल्पा का पति उससे बहुत प्यार करता था। पूरे खानदान वाले जानते थे कि वो अपनी बीवी का दीवाना है, लेकिन सास सास को ये बर्दाश्त कैसे हो भला। देख शिल्पा, ये नहीं चलेगा।
घर है ये मेरा, तेरा मायका नहीं जहाँ मनमानी करती रहती है। ये कपड़े मैंने यहाँ सुखाए थे बैठक में, तूने बालकनी में क्यों डाले? यहाँ लेकर आ अभी। फिर शुरू हो गई बुढ़िया। अरे न जाने क्या सोचती है, सुबह से उठते ही शुरू हो जाती है मुर्गी की तरफ बांग देने में। शिल्पा सास से कुछ नहीं कहती, बस मुंह बनाकर जल्दी जल्दी सारे कपड़ों को बैठक में फैला देती है। फिर मुंह बनाकर, आए अब कोई मेहमान, बैठे गीली साड़ी और ब्लाउज पर। बुढ़िया को सहूर ही नहीं है किसी चीज का। हाँ, सब सुन रही हूँ मैं, सब सुन रही हूँ। सहूर मुझे बताएगी हैं? तेरे जैसे कितनी को सुधार कर निकाल दिया मैंने। बहू कुछ नहीं कहती, चुपचाप गंदा सा मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है। लगता ही नहीं कि समीर इसी माँ का बेटा है। माँ से याद आया, माँ को तो फोन कर लूं। शिल्पा माँ को फोन करती है। क्या कर रही है माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, बस तेरी भाभी ढेर सारी सब्जी दे गई है, वही छिल रही हूँ बैठकर। तू बता क्या कर रही है? माँ क्या बताऊं, ये सास बिना पता नहीं क्या समझती है मुझे। ऐसा लगता है कि ये मुझे इंसान ही नहीं समझती। हाय रे, इतनी बकबक, इतनी बकबक, क्या कहना। देख बेटा, मैं क्या कहूँ, तेरी सास वैसे है अच्छी। जिस हिसाब से तेरे पति की कमाई है, उन्हें तो किसी भी अमीर घर की बहू मिल सकती थी। दहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं लिया है उन्होंने। शिल्पा को माँ की ये बात अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो क्या मेरी जिंदगी खराब करने का लाइसेंस मिल गया उनको? अरे नहीं लिया दहेज तो क्या मेरी जिंदगी में किटकिट करती रहेंगी? मैं तो मुंह नहीं लगाती उनको। देख शिल्पा, मैं ये कहना चाह रही थी कि। तभी शिल्पा का भाई कहता है, अरे माँ, इतनी सारी सब्जी तो अकेले छिल रही है, ला मैं तेरी मदद कर दूं। शिल्पा का भाई अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता, उसे बहुत मानता। चल बेटा कोई ना, तू काम कर, मैं बाद में बात करती हूँ। शिल्पा माँ का फोन रखकर जैसे ही घड़ी की तरफ देखती है, हाय रे, माँ से बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। अभी बुढ़िया फिर से बांग देने लगेगी। खाना कहाँ है, खाना कहाँ है? शिल्पा किचन में जाती है, जहाँ किचन से बेसन के लड्डू की खुशबू आ रही होती है। हाय रे, मेरे फेवरेट बेसन के लड्डू कहाँ बन रहे हैं, देखो तो। माँ जी, आप बेसन के लड्डू? क्या हो गया अचानक? अरे कुछ नहीं, ड्राई फ्रूट्स पड़े थे, खराब हो रहे थे तो लड्डू बना दिया। अब क्या वो भी तुझसे पूछ कर बनाऊं? मन किया तो बना दिया। अरे घर मेरे बेटे का भी है। बहू को कुछ समझ में नहीं आता। सास को मीठा मना है, पति को बेसन के लड्डू से नफरत है। फिर ये लड्डू, ये तो सिर्फ शिल्पा के ही फेवरेट थे। खैर, ये बुढ़िया मेरे लिए खाक बनाएगी लड्डू। चलो खाना बनाती हूँ। अब रोज शिल्पा खाना खाती और खाने के बाद लड्डू खाती। ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू से शिल्पा की सेहत अच्छी हो जाती है। फिर एक दिन शिल्पा की सहेली कहती है, यार ये तो पता था कि तेरा पति तुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन शादी के बाद तो तेरा चेहरा और निखर गया है। लकी है तू। अरे काहे की लकी, सास है ना सर पर, सारा दिन चिक चिक करती रहती है। जितनी चमक होनी चाहिए उतनी कहाँ है। सास के कारण तो सूख रहा है चेहरा। खैर छोड़, ये लड्डू खा ले। हाय रे, क्या लड्डू है? बेसन कम बादाम काजू भरा पड़ा है इसमें तो। ये कोई एक रोज खा ले, कश्मीर के सेब की तरह लाल हो जाएगा। शिल्पा सोच में पड़ जाती है कि आजकल सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका कारण कहीं ये लड्डू तो नहीं। फिर एक दिन सास के ताने शिल्पा के कान में पड़ते हैं। जब देखो तब मोबाइल। अरे इतनी पढ़ी लिखी है पर कोई काम धाम नहीं करना। दरवाजे पर कार खड़ी सड़ रही है, लेकिन ये नहीं कि कार ही चलाना सीख ले। लो फिर शुरू हो गई। घर पर मैं इसे अच्छी ही नहीं लगती। आज तो मैं इनकी सारी बातों का करारा जवाब देकर रहूंगी। अरे कार खड़ी है, चलाती क्यों नहीं? ओला उबर करके जाना पड़ता है मंदिर। ये नहीं कि खुद भी चलाना सीखे और हमें भी घुमा दे। क्या बात है माँ जी, हर बात पर ताने, हर बात पे बोलियां। तंग आ गई हूँ मैं। अरे तंग आ गई है तो निकल जा। आपका बेटा इतना प्यार न करता ना मुझसे तो कब का निकल भी चुकी होती। बहू सास को उल्टा जवाब देकर कमरे में चली जाती है। तभी पति का फोन शिल्पा के पास आता है। यार आज क्या सब्जी बनाई है तुमने, मजा ही आ गया खाकर। यहाँ तो लोग दीवाने हो गए हैं तुम्हारे हाथ के खाने के। शिल्पा पति को सास की किचकिच बताकर मूड खराब करना नहीं चाहती थी। वो धीरे से कहती है, ठीक है, पहुंच गया ऑफिस वक्त पर?
समीर समझ जाता है कि बीवी का मूड ऑफ है। क्या हो गया जाने मन, मूड खराब है क्या? नहीं नहीं ठीक है सब, वो जरा माँ से थोड़ा, छोड़ो ना कुछ नहीं, तुम सुनाओ। बस मैंने तो इसलिए फोन किया था कि खाना खा लेना, समझी? चलो बाय। समीर घर आता है जहां उसे शिल्पा का मुंह उतरा सा दिखता है। अरे क्या हो गया मेरी गुल्लाबो? मैं माँ से बहुत दुखी हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ बकवासा बोलती रहती है, मैं नहीं रह सकती अब इस घर में। और मेरा क्या होगा अगर तुम चली जाओगी तो? देखो शिल्पा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम चली जाओगी तो कैसे रहूंगा मैं? तो तुम कुछ करो ना, माँ के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। देखो शिल्पा, तुम कितनी समझदार हो। माँ भले ही बोलती है लेकिन उनके दिल में तो कुछ नहीं होता। वो तुम्हें घर में नहीं बल्कि कुछ करते देखना चाहती है। वो चाहती है कि तुम कार चलाओ, काम करो, अच्छा खाओ, सुंदर दिखो, लेकिन तुम उनके हर बात पर मुंह बना लेती हो। ये तो ठीक नहीं है ना? तो क्या मैं कुछ ना बोलूं? जानम, समझा करो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्या मेरे खातिर तुम माँ की बात को सहन नहीं कर सकती? वैसे भी 2 लोग लड़ रहे हो तो कम से कम एक को तो समझना चाहिए ना। मेरी खातिर तुम समझ जाया करो डार्लिंग। शिल्पा क्यों ना समझती, इतना प्यार करने वाला पति जो था। अगले रोज से, माँ जी आप चाय लेंगी? मैं हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, फिर साथ पियेंगे। सास बहू को देखकर मुस्कुरा देती है। फिर क्या, माँ जी कल से ना कार सिखाने वाला आएगा, आपको साथ में चलना होगा। सास अब शिल्पा को कुछ भी कहती वो शांत रहती और मुस्कुरा देती। नेहा बहुत सुंदर लड़की है, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते लोग थकते नहीं हैं और इसी वजह से नेहा का घमंड उसके सर चढ़कर बोलने लगता है। आज उसका बीकॉम का पेपर है और प्रेरणा उसे उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है। उठना है या नहीं? एग्जाम है तेरा, भूल गई है क्या? मम्मा यार थोड़ी देर सोने दो ना, मैं खुद उठ जाऊंगी। अरे थोड़ा तो शर्म कर, साल भर पढ़ाई नहीं की, कम से कम अभी तो कुछ पढ़ ले। अरे कुछ तो लिख कर आएगी। अरे मम्मा आप ना वो सब की टेंशन मत लो, मैं लिख के भी आऊंगी और पास भी हो जाऊंगी। शायद आप भूल गई हैं कि मैं अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन हूँ, मुझे तो कोई भी चोरी करवा देगा एग्जाम में। चलो अब मुझे थोड़ी देर में उठा देना, अब भी सोने दो। पता नहीं क्या खा के पैदा किया था मैंने इसे, मेरी ही किस्मत में ऐसी औलाद लिखी थी। नेहा एग्जाम में चोरी करके लिख लेती है और पास भी हो जाती है। देखा ना मम्मा, पास हो गई मैं। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे स्टेट टॉपर होकर आई है। 2nd डिवीजन से तो पास हुई है और यहाँ नौटंकी कर रही है। अब तेरी शादी करवानी होगी। प्रेरणा नेहा के लिए लड़का देखने लगती है। नेहा के लिए रिश्ते की कोई कमी नहीं थी, एक से बढ़कर एक रिश्ते नेहा के लिए आने लगते हैं। तुझे कौन सा लड़का पसंद है देख ले। देख लो मम्मा, कितने लड़कों का फोटो आ रहा है। अब मान गई ना अपनी बेटी को कि वो कितनी सुंदर है। अब मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और नेहा को पसंद आता है सौरव। उधर सौरव की माँ रीटा महेश से कहती है, मुझे बहू तो सुंदर चाहिए, चाहे वो घर का कोई काम करे या नहीं, लेकिन उसे देख मोहल्ले वाले बोले क्या बहू लाई है रीटा। हाँ भैया, तेरी तो बहू ब्यूटी क्वीन आएगी, फिर दोनों सास बहू फैशन शो करना। सौरव अपने परिवार के साथ नेहा के घर जाता है और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। नेहा को देख ससुराल में भी सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। उसकी मुंह दिखाई में मोहल्ले की कई औरतें आती है और उसे देखकर कहती है, बहू तो बहुत सुंदर है, एकदम चिकनी। तेरे तो भाग ही खुल गए रीटा, जैसी बहू चाहिए थी तुझे वैसी ही मिल गई। दिन भर भगवान से जो चिकनी बहू मांगती थी, आखिर भगवान ने सुन ही ली तेरी। ऐसी बहू तो पूरे मोहल्ले में किसी के यहाँ नहीं आई है। हाँ। रीटा फूले नहीं समाती है और मन ही मन उसके दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। नेहा दिन भर सजती संवरती ही रहती। पूरा दिन वो कुछ न कुछ अपने चेहरे पर लगाती रहती। कुछ दिनों तक तो ये सब रीटा को बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसे ये सब अखरने लगता है। एक दिन रीटा नेहा से कहती है, बहू
मैं और तेरे ससुर जी कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं। मेरे बेटे और उसके खाने का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब देख लूंगी। रीटा और महेश गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी ओर नेहा हमेश की तरह अपने मेकअप में ही लगी रहती है। रात को सौरभ जब घर आता है और उसे भूख लगी होती है, वो नेहा से कहता है, नेहा बहुत तेज भूख लग रही है मुझे, खाना लगा दो ना। खाना? अरे वो तो मैंने बनाया ही नहीं है। क्या? तो इतनी देर से तुम क्या कर रही थी? पता नहीं था क्या कि मम्मी नहीं है, तुम्हें ही सब कुछ देखना है? पागल हो गई हो तुम अपने इस चिकने रूप के पीछे। दिन भर लीपा पोती करने के अलावा कुछ नहीं करती। अरे घर का काम भी करना होता है। देखो तुम्हें जो भी बोलना है बोलो, लेकिन मेरे इस मेकअप और चिकने रूप के बारे में कुछ नहीं सुनने वाली मैं। हाँ। सौरव गुस्से में घर से चला जाता है और बाहर ही खाकर आ जाता है। लेकिन इन सब से नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरव को लगता है कि नेहा सुधर जाएगी, इसलिए 4 दिन बाद सौरव नेहा को घर खर्च के लिए कुछ पैसे देता है। 5 दिन हो गए मैंने पार्लर का मुंह भी नहीं देखा। यही मौका है और पैसे भी है, चली जाती हूँ मैं। नेहा पार्लर जाकर दुल्हन की तरह सब कुछ करवा लेती है और घर खर्च के सारे पैसे खत्म कर देती है। सौरव नेहा को देखकर मोहित हो जाता है और कुछ पल के लिए सब भूल जाता है। चलो आज बाहर चलते हैं, मेरी मैडम ने आज मेरा दिल खुश कर दिया। दोनों रेस्टोरेंट में खाकर वापस आते हैं। अगले दिन जब महेश और रीटा गांव से वापस आते हैं, तब रीटा नेहा से कहती है, बहू वो पैसे कहाँ है जो सौरव ने तुम्हें घर खर्च के लिए दिए थे? मम्मी जी वो पैसे तो खर्च हो गए। क्या? घर में राशन के नाम पर कुछ नहीं है और पैसे खर्च भी हो गए? अरे क्या किया तुमने इतने पैसों का? वो तो पार्लर में खर्च हो गए हैं मम्मी जी। क्या? इस तरह से तो तुम हम लोगों को बेच दोगी। मैंने ऐसी बहू नहीं मांगी थी। घर का एक काम तुमसे होता नहीं, बस पार्लर में बिठा लो इसे। अब तो सौरभ भी नेहा से कटा कटा सा रहने लगता है और ये दूरियां नेहा को चुभने लगती है। अभी मैं चिकनी बनकर आऊंगी ना, तो सौरभ की आंखें मुझ पर से हटेगी नहीं और वो वापस मेरे पास आ जाएगा। सौरभ या मम्मी जी से पार्लर के लिए पैसे मांगूंगी तो ये लोग मुझ पर चिल्लाएंगे। ऐसे भी इन्हें मेरा पार्लर जाना पसंद नहीं है। ये जेवर बेच देती हूँ, ये किस काम आएंगे। नेहा अपने ससुराल से दी गई सारी ज्वेलरी बेच देती है और बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ले आती है। पार्लर में जाकर पेडिक्योर, मैनिक्योर और बहुत कुछ करवाती है और चिकनी चमेली बनकर सौरभ के सामने घूमने लगती है। लेकिन सौरभ तो उसे एक नजर उठाकर भी नहीं देखता। नेहा से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो सौरभ से कहती है, मेरे जैसी सुंदर लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती है। कॉलेज की सारी लड़की मुझ पर मरती थे और तुम मुंह घुमा कर जा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी चिकनी बहू जो कि संवरने के लिए घर का सामान ही बेच दे। एक दिन तो तुम मुझे भी बेच आओगी। तुम्हें क्या लगा मुझे ये सब पता नहीं चलेगा? अरे इंसान की पूछ उसके काम से होती है, ना कि उसके रूप से। सौरभ कमरे से बाहर चला जाता है। नेहा रोने लगती है और सोचती है, ये सुकलाइन तो इतनी बदसूरत और काली है, मेरी तरह खूबसूरत भी नहीं है, फिर भी शुक्ला जी उसे इतना प्यार करते हैं और आज भी दोनों साथ है। अगले दिन नेहा सुबह से उठकर शुक्लाइन पर नजर रखती है। शुक्लाइन दिन भर अपने घर के काम करती रहती है, बच्चों को संभालती है। पूरे दिन में 1 मिनट भी शुक्लाइन खुद के लिए नहीं निकाल पाती। ये सब देखकर नेहा को एहसास होने लगता है कि रूप नहीं, गुण की पूजा होती है। मम्मा ठीक ही कहती थी। काश मैं भी घर का कामकाज सीख लेती और इस सुंदरता के चक्कर में नहीं पड़ती तो मेरा सौरभ आज मेरे पास होता। अगले दिन नेहा साड़ी पहनकर एक अच्छी बहू की तरह सबके सामने आती है और रीटा के काम में हाथ बटाने लगती है। अपने हाथ से नाश्ता बनाकर सौरभ के पास लेकर जाती है। मुझे माफ कर दो सौरभ, अब मैं समझ गई हूँ ये सुंदरता मन से होती है, मेकअप से नहीं। मेकअप से हम 2 दिन किसी को अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर नहीं। आपका गुण ही आपकी पहचान है। तुम ये समझ गई हो और मुझे क्या चाहिए?
अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोग बोलते कम हैं, लोगों से मिलते जुलते कम हैं, लेकिन इनके भीतर कई सारी चीजें चलती हैं। वहीं एक्सट्रोवर्ट लोग सबसे मिलजुल कर बातें करके अपने अंदर की सारी चीजें बाहर कर देते हैं। इस कहानी में पलक है एक्सट्रोवर्ट और पति अभी इंट्रोवर्ट। लोगों से मिला करो, नए दोस्त बनाया करो। हमेशा अपनी बीवी के पल्लू से बंधे रहोगे क्या? पल्लू? तुम तो वेस्टर्न कपड़े पहनती हो, पल्लू कहाँ है? हाँ, इतनी ही बात लोगों से किया करो ना, मुझे ही सारे उल्टे जवाब देने हैं। क्या ही होगा लोगों से मिलके, वही बोरिंग बातें, कैसे हो, कहाँ हो, क्यों हो। दुनिया में बातें कम नहीं है करने को। चांद, तारे, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, न्यूज़पेपर, खाने की चीजें, पढ़ने की चीजें, फिल्म्स, कितने तो टॉपिक्स हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक तो तुम ही हो। लकी हूँ मैं। फिर भी आई थिंक तुमको और सोशल होने की जरूरत है, इसीलिए मैं तुमको आज अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में लेकर चलूंगी। मैं नहीं जाऊंगा ये तो कहना ही मत। ऑफिस से मैं सीधे वहीं पहुंचूंगी, तुम भी मिलना। एड्रेस पूछ के बताती हूँ। पलक अभी को फोर्सफुली अपनी दोस्त की पार्टी में ले जाती है। ज्यादा लोगों से बात करना, मेरी उंगली पकड़ के मत घूमना छोटे बच्चे जैसे। ओके मम्मी। हाय, लॉन्ग टाइम, कैसे हो? मैं ऑसम। ये मेरे हस्बैंड है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, इंट्रोवर्ट। पलक को कैसे झेलते हो आप? ये इतना बोलती है। करना पड़ता है प्यार में। अरे मेरे सामने तो मत बुराई करो मेरे पति से मेरी। रुको, मैं जाती हूँ। पलक वहाँ से जाकर दूसरे दोस्तों में बिजी हो जाती है। अभी और निधि अकेले रह जाते हैं। मुझे सच में नहीं पता कि क्या बात करना है हमको। मुझे भी, मैं भी बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ। मुझे लगता है ये हर इंट्रोवर्ट इंसान की प्रॉब्लम है। मेरी तो है। वैसे क्या करते हैं आप? मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हूँ। वहाँ तो बहुत बोलना पड़ता है। नहीं, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझे बस सुनना रहता है। इंटरेस्टिंग। आप क्या करती हो? पेंटिंग करती हूँ। काफी सिमिलर काम है हमारा। पलक दूर से ही देखती है कि कैसे निधि और उसका हस्बैंड अभी एक दूसरे से कंफर्टेबली बात कर रहे हैं। वो मन ही मन खुश हो जाती है कि अभी ने बात करना तो शुरू की। वो अभी को एक दूसरे ग्रुप के पास लेकर जाती है और इंट्रोड्यूस करती है। ये अभी है, मेरे हबी है। तू शायरी भी करने लगी? मैं सब कर लेती हूँ, मतलब मेरी हिम्मत की दाद दीजिएगा आप। इतनी बड़बोली होकर भी अभी जैसे इंट्रोवर्ट इंसान से शादी कर ली, और क्या चाहिए? वो तो इसलिए ना क्योंकि तुझे सुनने वाला कोई चाहिए। अभी सब सुन लेता होगा। सुन तो लेता है, तू भी अपनी बीवी की सुनाकर। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी। अभी भीड़ से निकलकर वहां से निकल जाता है और दीवार पर बनी एक पेंटिंग को देखने लगता है। तभी वहां निधि आ जाती है। 2 साल पहले बनाई थी मैंने। बहुत सुंदर है। उसके बाद तो कई सारी बनाई, ऊपर गैलरी में रखी हैं। अरे वाह, इंस्टाग्राम पे हो? मैं वहां देख लूंगा। नहीं, मुझे सोशल मीडिया अच्छा नहीं लगता। काफी प्राइवेट रखती हूँ खुद की लाइफ को। मैंने अभी ज्वाइन किया, पलक ने सोशलाइजिंग के नाम पे करवा दिया। आई अंडरस्टैंड। पलक हमेशा से ही ऐसी है, इसीलिए हम कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो ज्यादा बोलती थी और मैं कम, बैलेंस करते थे एक दूसरे को। मतलब उसकी चॉइस हमेशा से ऐसी ही रही है? ऐसी कैसी? अच्छी, उसने देखो मुझसे शादी की। मुझे भी कहाँ ज्यादा सोशलाइजिंग में मजे आते हैं, बहुत कम बातें करता हूँ। मेरे सामने तो बोल रहे हो। कंफर्टेबल लग रहा है तुम्हारे साथ, वरना शायद चुप रहता। निधि को समझ नहीं आता कि वो इस बात का जवाब कैसे दे। वो वहां से जाने लगती है। मैंने बोला कि कंफर्टेबल हूँ तो अनकंफर्टेबल हो गई तुम। सॉरी। नहीं, इट्स जस्ट, बाय द वे, तुमको अपनी पेंटिंग दिखाती अगर इतने बिजी नहीं होते तो। तभी वहां निधि के दोस्त आकर उसे केक काटने के लिए ले जाते हैं। केक काटने के बाद सब अपने घर निकलने की तैयारी करते हैं। तभी, सुनो पलक, तुम अभी को लेकर आना कभी। कभी क्या, कल ही मैं अपनी पेंटिंग्स दिखाऊंगी। पलक हामी भर देती है और अभी के साथ घर निकल जाती है। अगले दिन संडे होता है। कुछ करने को नहीं है। निधि क्या चले क्या पेंटिंग्स देखने? संडे है तो सोने दो यार। चलो यार, मुझे बाहर जाना है। तुमसे शादी करके कितनी आउटगोइंग हो गई है मेरी जिंदगी। दोनों निधि की पेंटिंग्स देखने जा ही रहे होते हैं। तभी पलक को ऑफिस से कोई जरूरी काम आ जाता है। अब सो जाऊं मैं? तुम काम कर लो अपना। नहीं, तुम अकेले भी तो जा सकते हो, जाओ ना। मैंने पहले भी पेंटिंग्स देखी हैं उसकी, एंड ऑनेस्टली मुझे तो नहीं पसंद आई इतनी उसकी पेंटिंग्स। पलक जिद करके अभी को निधि के यहाँ अकेले भेज देती है। पलक कहाँ है? ऑफिस का काम आ गया, उसे अकेले भेज दिया।
कोई बात नहीं, पेंटिंग्स देखते हैं हम। चाय कॉफी लेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप मांगेंगे नहीं, इंट्रोवर्ट लोगों की दिक्कत है ये। मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। अभी उसी पेंटिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जो वो रात को देख रहा था। थोड़ी देर में निधि वापस आती है। कल से ही आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस तस्वीर में। बहुत अच्छी लगी मुझे। मेरे हस्बैंड के लिए बनाई थी, वरना आपको गिफ्ट कर देती। लकी हैं आपके हस्बैंड। शायद उनको ऐसा नहीं लगता था। डिवोर्स हो गया हमारा 1.5 साल पहले। अभी को सुन के धक्का सा लगा। निधि उदास थी, पर उसने अभी को अपनी कहानी बता दी कि कैसे उसका हस्बैंड उसे पीटा करता था और एक दिन जब उसने आवाज उठाई तो वो छोड़कर चला गया। अपनी बात कहते कहते वो रोने लगी। मुझे नहीं पता ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है तो पलक को यहाँ बुला सकता हूँ, या आप हमारे यहाँ चल सकती हैं। मैंने उसके जाने के बाद किसी को गले तक नहीं लगाया। बस एक पेंटिंग देखकर जा रहे हो, इतनी बुरी बनाई है क्या? वो दोनों बहुत देर तक बात करते रहते हैं। निधि कभी किसी के सामने इतना नहीं खुलती। दोनों का मिलना जुलना बढ़ जाता है। क्या बात है यार, तुम तो बहुत ही आज्ञाकारी हो। पहले घर से निकलते नहीं थे और अब घर आते नहीं हो। तुम सही कहती थी, असली मजा तो बाहर ही है। निधि और अभी दोनों एक जैसे हैं तो इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती वहां पहुंच जाती है जहां एक शादीशुदा मर्द को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं जाना चाहिए। दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है और पलक को भनक तक नहीं लगती। वो तो खुश है कि अब अभी बाहर जाने लगा है, पर उसे पता नहीं था कि उसके साथ उसकी पुरानी दोस्त और पति ने कितना बुरा किया है। अब सवाल यही है कि क्या होगा पलक का जब उसे खबर लगे कि अभी और निधि के